हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। पाराशर कंपनी एक टेक्सटाइल कंपनी थी। यह पाराशर परिवार का पुश्तैनी कारोबार था, लेकिन इसे ख्याति मिली आदित्य पाराशर के नेतृत्व में। आदित्य पाराशर की उम्र करीब 50 वर्ष के आसपास थी। उनके सुडौल शरीर को देखकर उनकी उम्र का पता नहीं लगाया जा सकता था। मध्यम कद के होने के बावजूद उनका व्यक्तित्व काफी रौबदार था। घर हो या कारोबार, उनके सामने पलट कर बोलने की हिम्मत किसी की नहीं होती थी। कृष्ट शरीर जिसे मोटा नहीं कहा जा सकता था, लेकिन चौड़ा जरूर कहा जा सकता था। चलते हुए कदमों की गति हमेशा ही तेज होती थी। उनके साथ चलने वाले लोगों को लगभग दौड़ना पड़ता था। वक्त के बेहद पाबंद थे। आदित्य पाराशर की जिंदगी में किसी के लिए नियत समय के अलावा वक्त हो या ना हो, लेकिन मुक्ता के लिए इस वक्त की कोई कमी नहीं थी। उनकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था, अपनी बेटी मुक्ता पाराशर की झोली को दुनिया की हर खुशी से भर देना। मुक्ता की हर ख्वाहिश उसके कहने से पहले ही पूरी कर दी जाती थी। अपने कैबिन में रिक्लाइनिंग चेयर पर बैठा हुआ आदित्य पाराशर अपने असिस्टेंट सुनील भारद्वाज से पूछता है, क्या सभी तैयारियां हो चुकी हैं? सुनील भारद्वाज जवाब देता है, जी सर, पहले से जितनी भी तैयारियों का किया जाना जरूरी है वह सभी हो चुकी हैं। जिन्हें निमंत्रण भेजा जाना है उन सभी मेहमानों की सूची भी बना ली गई है। बस सिर्फ एक काम ही बाकी रह गया है, जो कि बेहद जरूरी है। आदित्य पूछता है, बताओ ऐसा कौन सा बड़ा काम है जिसका करना रह गया है, जो सुनील भारद्वाज के काम करने के बाद भी नहीं हुआ है? सुनील जवाब देता है, मुक्ता मैडम की अतिथि की सूची नहीं बन पाई है। दरअसल आज सुबह मैं उनसे मिलने के लिए हवेली पर गया था, लेकिन आज वह कुछ ज़्यादा ही जल्दी में थी। अपनी बात कहने के बाद वह हम में से किसी की भी कोई भी बात बिना सुने ही वहाँ से चली गई। पर आप चिंता मत कीजिए, यह काम भी समय पर हो जाएगा। मैं कल फिर जाकर एक बार मुक्ता मैडम से मिल लूँगा। आदित्य कहता है, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा ही हुआ कि तुम सुबह मुक्ता से बात नहीं कर पाए। अब इस मेहमानों की सूची को बनाने के लिए राज से मिल लो, वह तुम्हें सभी के नाम लिखवा देगा। यह फंक्शन मेरी बेटी के लिए एक सरप्राइज है। फिर कुछ रुक कर सुनील की तरफ देखते हुए उसकी ओर अपना एक हाथ करते हुए कहता है, देखो सुनील, तुम्हारे पास सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं। यह फंक्शन एक यादगार फंक्शन होना चाहिए। हवेली से 5 किलोमीटर के दायरे में हर जगह दुल्हन की तरह सजी हुई दिखाई देनी चाहिए। लोगों को दूर से ही पता चल जाए कि पाराशर परिवार की बेटी का उत्सव है। सुनील जवाब देता है, जी सर, सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरी हो जाएंगी। आप निश्चिंत रहें, जैसा आप चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। आदित्य कहता है, याद रहे मुक्ता को इसके बारे में पहले से कुछ पता नहीं चलना चाहिए। सुनील भारद्वाज जवाब देता है, जी सर, नहीं पता चलेगा। मारवा हाउस से 1 किलोमीटर दूर वेंटी में योगेश कहता है, अंधेरा होने वाला है। यह पूरा दिन भी ऐसे ही निकल गया। आज भी कुछ काम की बात हाथ नहीं लगी। अगर हम ज़्यादा वक्त तक इसी तरह विविध काया के साथ मारवा हाउस के आसपास रुके रहे तो हमारी और उस विविध काया की पोल खुलने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। इससे पहले कि बात हमारे हाथ से निकल जाए, कुछ काम का हासिल करो, वरना माँ साहब का गुस्सा तो तुम जानती ही हो। हम दोनों की ज़िंदगी का आखिरी दिन हमारे पास ही समझो। हर्षिता अपना चेहरा लटकाए जवाब देती है, आपको क्या लगता है कि मुझे यहाँ से इस वेंटी में बहुत अच्छा लग रहा है? मैं अपनी तरफ से जो भी कुछ कर सकती हूँ वह कर रही हूँ, लेकिन अगर हमारी किस्मत ही खराब है तो मैं क्या कर सकती हूँ? योगेश हर्षिता की बात सुनकर वेंटी में ही इधर से उधर घूमने लगता है। वह भी अच्छी तरह जानता था कि हर्षिता जो कुछ भी कह रही थी वह बिल्कुल ठीक है। वह खुद भी सब कुछ अपनी आंखों से होते हुए देख रहा था, पर इस तरह लगातार वेंटी के अंदर पूरा दिन गुजारना उसे मुसीबत जान पड़ रहा था। ऊपर से माँ साहब का खौफ अलग से था। कुछ सोचने के बाद योगेश कहता है, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। आज विविध काया को पहले से ही अनिका के रूप में छिपा दो। उसे अनिका का हर जगह पीछा करने की कोई जरूरत नहीं है। जब वह अपने कमरे में होगी तब उसके और रोहित के बीच कोई ना कोई ऐसी बात जरूर होगी जो हमारे काम की साबित हो, जो बात हमें माँ साहब के गुस्से से बचा सके। हर्षिता को योगेश की बात बिल्कुल ठीक लगती है और वह बिल्कुल ऐसा ही करती है। वह धीरे धीरे विविध काया को बालकनी की तरफ से अनिका के रूम तक ले जाती है और उसके बाद पूरी तरह तसल्ली कर लेने के बाद कि कमरे में कोई नहीं है,
वह विविध काया को अनिका के बेड के नीचे एक छोटी कारपेट बनाकर बिछा देती है। वह बेड के नीचे इस तरह से छाया हुआ था कि बाहर से देखने पर उसका जरा सा भी हिस्सा दिखाई ना दे। यह करने के बाद वह योगेश से कहती है, मैंने कारपेट के साथ साथ जाल बिछा दिया है। सनी का कमरा मारवा हाउस दिन पूरी तरह से ढल चुका था। शनि और ओमकार शनि के कमरे में वापस लौट आए थे। उन दोनों के चेहरों पर बेहिसाब खुशी झलक रही थी। सनी खुशी से झूमते हुए कहता है, वह नाम की एंजल नहीं, सच की एंजल है। ओमकार उत्साहित होते हुए कहता है, तुम सही कहते हो, हमारी इतनी बड़ी समस्या चुटकियों में सुलझ गई। वह इस दुनिया की सबसे अच्छी भांजी है। तभी सनी ओमकार की बात को पूरा करते हुए कहता है, और भतीजी भी। यह कहने के बाद सनी अपना लैपटॉप रखने के लिए स्टडी टेबल की तरफ चला जाता है और ओमकार जाकर सोफे पर बैठ जाता है। ओमकार किसी गहरी सोच में चला जाता है। सनी भी वापस आता है और उसके पास बैठ जाता है और वह भी कुछ सोचने लगता है। थोड़ी देर के बाद ओमकार कहता है, हमें रिया को पार्टनरशिप देनी चाहिए। सनी जवाब देता है, तुमने मेरे मन की बात कह दी। मेरे भी मन में यही बात चल रही है। हमें आइडिया वह देगी, ज़रूरत पड़ने पर हमारी तरफ से खेलेगी भी, और पूरा का पूरा फाइनेंस भी वही कर रही है, तो पार्टनरशिप तो बनती ही है। फिर कुछ सोचते हुए आगे कहता है, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि रिया को कैसे मनाया जाए। तुम जानते ही हो, उसे ज़्यादा बहस करने का मतलब है उसे नाराज़ करना, और उसकी नाराज़गी हम दोनों ही नहीं झेल सकते। ओमकार कहता है, मेरे पास एक आइडिया है। शनि ओमकार की बात ध्यान से सुनने लगता है। ओमकार कहता है, हम हमारी कंपनी में 3 पार्टनरशिप रखेंगे, जिसमें से तुम्हारा और मेरा शेयर 33.33 पर और रिया का 34 पर होगा। यह 34% का शेयर रिया का होगा। बस हमें इतना करना है कि हम उसे इसके बारे में नहीं बताएंगे। जब हमारा प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा तब हम उसे रिया को दे देंगे। सनी कहता है, या फिर हम यह भी कर सकते हैं कि जब तक वह राजी नहीं हो जाएगी तब तक हम उसका शेयर इसी तरह सेफ रखें। उसके बाद दोनों दोस्त हो जाते हैं। तभी सनी को मुक्ता का ख्याल आता है और वह ओमकार से कहता है, मुझे लगता है कि अब तुम्हारी प्रीति लौट आई है। जरा उससे पूछो तो सही कि वह कहाँ है और क्या वह यहाँ आ सकती है। आज ओमकार की जिंदगी में एक ही दिन में इतनी सारी घटनाएं घट गई थी कि उसे वक्त का पता ही नहीं चला कि कब सुबह और कब रात हो गई थी। प्रीति का नाम सुनते ही उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है और वह झट से अपना फ़ोन निकालकर प्रीति को कॉल करता है। एक बार अस्पताल पहुंच जाने के बाद प्रीति वहां पर दूसरे कुछ केसेस में उलझ जाती है, जिसकी वजह से वह तुरंत वापस नहीं लौट पाती। जब उसे देर हो ही जाती है तो वह सोचती है कि क्यों ना लक्ष्य की रिपोर्ट्स को भी साथ लेकर चला जाए, ताकि वह इस मामले में अनिका से बातचीत कर सके। हालांकि वह यह जानती थी कि राजश्री इस मामले को खुद टैकल करने वाली है और उसे अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि अब ज़रूरत पड़ने पर राजश्री खुद भी अनिका से सलाह ले सकती थी। यह पता नहीं होने की वजह से प्रीति वह रिपोर्ट्स अपने साथ लेकर मारवा हाउस लौटती है। अभी प्रीति अपने रूम में पहुंचकर फ्रेश होकर चेंज ही कर पाई थी कि इतने में उसका फ़ोन बजने लगता है। प्रीति जल्दी से अपने पर्स से फ़ोन बाहर निकालती है और फ़ोन पर नाम देखती है। ओमकार की कॉल देखकर उसकी सारी थकावट पल में छू हो जाती है, साथ ही चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। ओमकार पूछता है, कैसा रहा तुम्हारा दिन? प्रीति जवाब देती है, सुबह से अब तक चाहे जैसा भी था, लेकिन तुम्हारी कॉल आने के बाद अब अच्छा हो गया है। ओमकार कहता है, मेरी कॉल आने से दिन अच्छा हो गया है तो मेरे खुद सामने आ जाने से कैसा हो जाएगा? प्रीति ओमकार की बात सुनकर उत्सुकता से कहती है, क्या तुम मारवा हाउस में हो? ओमकार जवाब देता है, हाँ, मारवा हाउस में ही हूँ और तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। और आज सिर्फ मैं ही नहीं हूँ जो तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहा है, कोई और भी है जो इस वक्त मुझसे भी ज़्यादा बेसब्र है। ओमकार के पास बैठा सनी ओमकार की इस बात पर उसके हाथ पर एक पंच देता है। ओमकार मुस्कुराते हुए अपने हाथ पर अपना दूसरा हाथ रख देता है। वहाँ ओमकार की बात सुनकर प्रीति की भी भौहें चढ़ जाती हैं और वह पूछती है, कोई और मतलब? ओमकार शनि की तरफ देखकर हंसते हुए प्रीति से कहता है, तुम्हारा देवर शनि तुम्हारे लिए देवरानी लाने को बेकरार है।
प्रीति फिर से कहती है, मतलब ओमकार कहता है यहाँ आ जाओ और खुद समझ लेना। प्रीति कहती है, यहाँ मतलब शनि के कमरे में। ओमकार कहता है, हाँ। प्रीति कहती है, ठीक है, बस 5 मिनट इंतजार करो, मैं अभी आती हूँ। प्रीति ने सोचा था कि वह जाकर सीधा अनीका से मिलेगी, लेकिन अब बजाय अनीका के कमरे में जाने के वह सीधा शनि के कमरे की ओर चल पड़ती है। अनीका का बेडरूम, मारवा हाउस। अनीका अपने बाथरूम से बाहर आती है तो उसे इस बार फिर से वही धीमी आहट महसूस होती है जो किसी चीज के खिसकने से पैदा होती है। अनीका इस बार फिर से अपनी निगाहों को चारों तरफ घुमा कर देखती है, लेकिन उसे कहीं भी कोई ऐसी चीज दिखाई नहीं देती। फिर कुछ सोचने के बाद वह बालकनी की तरफ चली जाती है। फिर बालकनी के अंदर और बाहर दोनों तरफ अच्छी तरह देख लेती है, लेकिन उसे ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता जिस पर संदेह किया जा सके। फिर अनीका मन ही मन खुद से ही कहती है, मेरे कान कुछ ज़्यादा ही तेज हो गए हैं ना जाने अब मुझे कैसी कैसी आवाज़ें सुनाई आने लगी हैं। यह सोचने के बाद वह वापस अपने कमरे में अंदर की ओर लौट आती है। तभी दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ आती है। बाहर से ही दरवाजे पर मौजूद नौकर कहता है, मैडम आपके लिए एक पार्सल आया है। अनीका दरवाजे पर पहुंच जाती है। वह देखती है कि वह नौकर एक बड़ा सा बॉक्स लेकर खड़ा था। अनीका वह बॉक्स अपने हाथों में ले लेती है और अंदर आ जाती है। बॉक्स पर अनीका का नाम लिखा था, लेकिन वह कहाँ से आया है इसकी कोई डिटेल नहीं थी। जब अनीका बॉक्स को खोलती है तो उसके अंदर से एक दूसरा बॉक्स निकलता है। बड़ी ही सावधानी से अनीका दूसरे बॉक्स को बाहर निकालती है और उसे खोलती है तो इस बार फिर से उसके अंदर से एक तीसरा बॉक्स निकलता है। अनीका फिर से बड़ी ही सावधानी से वही प्रक्रिया दोहराती है। तीसरी बार बॉक्स के अंदर एक छोटा सा चौथा बॉक्स निकलता है जो मेटल से बना हुआ था। जैसे ही अनीका उस मेटल बॉक्स को बाहर निकालने के लिए छूती है तो हैरान रह जाती है। उस बॉक्स पर अनीका का हाथ लगते ही टाइमर स्टार्ट हो जाता है। लाल रंग से ब्लिंक करता हुआ दिखाई देता है। इस पल अनीका के दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। इस टाइमर को रोकने के लिए अनीका के पास सिर्फ 60 सेकंड का वक्त था। जब अनीका उसे ठीक से देखती है तो उसका ध्यान जाता है कि टाइमर के ठीक नीचे एक फार्मूला लिखा हुआ था। मतलब जैसे ही उस फार्मूले को डिकोड किया जाता वह टाइमर रुक जाता। यह जाहिर सी बात थी कि अगर समय रहते फार्मूला को डिकोड नहीं किया जाता तो बॉक्स के अंदर जो भी कुछ था वह डिस्ट्रॉय हो जाता। यह फार्मूला अनीका के लिए जाना पहचाना था। यह वही फार्मूला था जिसे 1 मिनट में स्वाति मल्होत्रा के अलावा अगर कोई डिकोड कर सकता था तो वह सिर्फ उसकी बेटी अनीका गुलेरिया ही थी। यह वही फार्मूला था जो किसी इंसान की मेमोरी डिस्ट्रॉय करने के लिए स्वाति मल्होत्रा ने बनाया था। जो फार्मूला अनीका के मांगने पर स्वाति ने उसे दिया था, लेकिन उसे देने के साथ ही अनीका के लिए एक पहेली भी छोड़ी थी, यानी कि उस पूरे फार्मूले में उसने एक जगह पर खाली स्थान छोड़ा था। ऐसा करने का स्वाति का पहला मकसद था कि किसी भी तरह से गलत हाथों में पड़ने पर उस फार्मूले का कोई इस्तेमाल ना कर सके, और दूसरा वह अपनी बेटी की काबिलियत को परख सके। स्वाति की इस परीक्षा को अनीका ने बखूबी पूरा किया था, इसलिए एक बार दोबारा से उसे अपनी आंखों के सामने देखते ही अनीका तुरंत पहचान जाती है कि यह बॉक्स किस तरफ से आया है। अनीका जैसे ही फार्मूला को डिकोड करती है उस पर चलता हुआ टाइमर रुक जाता है और बॉक्स ओपन हो जाता है। यह बॉक्स अंदर से कई सारी तारों से भरा हुआ था। अनीका बड़ी ही सावधानी से उस बॉक्स के अंदर से एक छोटी सी स्लिप निकालती है। अनीका उसे पढ़ लेती है और बॉक्स को वापस बंद करके बेड की कॉर्नर टेबल पर रख देती है। उसके बाद कुछ बेचैन होकर कमरे से बाहर चली जाती है। मारवा हाउस से 1 किलोमीटर दूर वेंटी में लैपटॉप की स्क्रीन पर आंखें जमाए बैठा योगेश कहता है, वह कमरे से बाहर गई है, जरा देखो उसके लिए क्या गिफ्ट आया है। हर्षिता कहती है, उसके गिफ्ट से हमें कौन सा क्लू मिलने वाला है। योगेश अपनी आवाज़ को सख्त करते हुए कहता है, जितना कहा है उतना करो, अगर क्लू मिलने वाला नहीं है तो उसे ढूंढना हमारा काम है, अब जल्दी करो। इससे पहले कि वह कमरे में वापस लौट आए, हर्षिता योगेश के कहे अनुसार विविध काया को बेड के नीचे से बाहर निकालती है। वह साय की आवाज़ करते हुए बाहर आ जाता है और फिर हर्षिता की कमांड के अनुसार एक रोबोट में बदल जाता है। फिर एक्सपर्ट हर्षिता उसकी मदद से इधर उधर देखकर उस गिफ्ट को ढूंढने की कोशिश करती है। तभी उन्हें स्टडी टेबल पर पड़े बड़े बड़े बॉक्स रखे हुए दिखाई देते हैं। रोबोट आ जाए की आवाज़ करते हुए उसके पास पहुंच जाता है और फिर उसमें चेक करता है, लेकिन वह खाली थे। फिर वह कमरे की दूसरी जगहों पर कुछ काम का ढूंढने की कोशिश करता है,
तभी उसकी निगाह बेड की साइड टेबल पर रखे हुए बॉक्स पर जाती है। हर्षिता रोबोट को उसकी तरफ ले जाती है और बॉक्स को उठाकर देखती है। उस बॉक्स को देखते ही योगेश और हर्षिता के चेहरे पर उत्सुकता दिखाई देने लगती है। योगेश को पूरा विश्वास था कि इस बॉक्स से उन्हें कुछ ना कुछ काम का जरूर मिल जाएगा। रोबोट जब मेटल बॉक्स को खोलता है और अपनी आंखों के कैमरे से उसे स्कैन करता है तो योगेश और हर्षिता दंग रह जाते हैं, क्योंकि वह बॉक्स खाली था। अनिका ने बॉक्स से स्लिप निकालने के बाद उसे वापस नहीं रखा था। यह पहली बार नहीं था जब अनिका को अपनी जिंदगी में किसी सीक्रेट को जगह देनी थी। अनिका की पुरानी थी कि वह खाने पीने के बाद अपनी सलाइवा या फिंगरप्रिंट को भी कहीं नहीं छोड़ती थी। फिर यह तो उसकी माँ का भेजा हुआ सीक्रेट मैसेज था, इसे छोड़ने की भूल वह कैसे कर सकती थी। अनिका उसे साथ ले जाती है और जलाकर डिस्ट्रॉय कर देती है। सरोजनी नगर मार्केट दिल्ली की सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में से एक है। सरोजनी नगर की मार्केट शॉपिंग की शौकीन और बजट का दायरा सीमित रखने वाली कॉलेज गोइंग लड़कियां हों या फिर उन लड़कियों की मम्मियां हों। यह बाजार भारत में जो भी नया फैशन चल रहा हो, चाहे बात कपड़ों की हो या ज्वेलरी की, यहाँ आपको हर चीज़ किफ़ायती दामों पर मिल जाएगी। एक बार मार्केट में अंदर घुस जाने के बाद अगर आप अपने साथी से बिछड़ गए तो उसे ढूंढना एक आसान काम नहीं है, खासकर तब आपके लिए यह जगह नहीं। दोपहर से शुरू होकर देर रात तक यहाँ चहल पहल और भीड़ एक जैसी बनी रहती है। सौम्या होटल हवन से निकलकर तभी वेश बदलकर उस पर नजरें गड़ाए बैठे सिक्योरिटी गार्ड्स उसके पीछे पीछे चल पड़ते हैं। सौम्या ने सरोजनी नगर की मार्केट तक पहुंचने के लिए एक ऑटो बुक किया था। गार्ड्स अपनी गाड़ियों से उसका पीछा करते हैं। मार्केट पहुंचने के बाद सौम्या भीड़ में लगातार आगे बढ़ती चली जाती है। फिर एक जगह पर रुककर दुकानदार से एक कुर्ती का मोल भाव करने लगती है। दुकानदार कहता है, मैडम 600 से 1 रुपया कम नहीं लेना तो लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। इससे पहले कि सौम्या कुछ कहती है, उसे एक लड़की की प्यारी सी आवाज़ सुनाई देती है जो दुकानदार से कहते रही थी, भैया जी ऐसे दुकानदारी नहीं होती, 450 इस कुर्ती के बिल्कुल ठीक हैं। अगर आप इसके 450 लगाएंगे तो 2 कुर्तियाँ मैं भी ले लूँगी। सौम्या को यह आवाज़ पहचानने में जरा भी देर नहीं लगती। जब पलट कर उस चेहरे की तरफ देखती है तो सिर्फ आंखें दिखाई देती हैं, क्योंकि उस लड़की ने मास्क लगाया हुआ था। लेकिन सौम्या की आंखें उन नज़रों को तुरंत पहचान जाती हैं। यह कोई और नहीं बल्कि लचोरी थी। दुकानदार से कपड़े लेने के बाद मास्क लगाई हुई लड़की से कहती है, लगता है आप इस मार्केट में पहली बार आई हैं, इसलिए दुकानदार ने मना किया तो आप आसानी से मान गई। चलिए आज की शॉपिंग में आपकी मदद कर देती हूँ। वैसे भी मुझे बहुत सारा सामान खरीदना है, तुम्हें जो अच्छा लगे मुझे बताना, तुम्हारे लिए मोल भाव कर दूंगी। आज सौम्या और लक्ष्य ने मिलने के लिए इसी जगह को चुना था। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते सौम्या सभी सिक्योरिटी गार्डों की आंखों में धूल झोंक चुकी थी, लेकिन अभी भी एक सिक्योरिटी गार्ड ऐसा था जो उनके आसपास ही था, जो अपनी पीठ घुमाए दूसरी तरफ दुकान पर सामान देख रहा था। लेकिन उसके कान और 4 निगाहें सौम्या पर ही थी। उसने सारी बातें साफ साफ सुनी थी। उसकी थोड़ी ही देर बाद इसी तरह सामान खरीदते हुए वह दोनों एक ऐसी दुकान में घुस जाती हैं जिसमें अंदर जाने के 2 रास्ते थे और दोनों दरवाजे एक दूसरे के सामने थे, यानी कि आगे का दरवाज़ा और पीछे का दरवाज़ा दोनों ही सड़क की ओर खुलते थे। बस यहीं तक सिक्योरिटी गार्ड उन्हें अंतिम बार देखता है। इसके बाद वह दोनों लड़कियों किसी भी गार्ड को दोबारा दिखाई नहीं देती। छुपते छुपाते दोनों लच्छू की गाड़ी में जाकर बैठ जाती हैं। सौम्या अपनी दोनों बाहें लच्छू के गले में डाल देती है और कहती है, इसलिए तुम मुझे बहुत पसंद हो, तुम्हारा कोई जवाब नहीं, तुमसे बेहतर इस दुनिया में और कोई नहीं। फिर हंसकर आगे कहती है, हाँ लेकिन मेरे बाद लक्ष्य सौम्या को लेकर वहाँ से कई किलोमीटर दूर एक रेस्टोरेंट में पहुँच जाती है ताकि वह दोनों बैठकर आराम से बातें कर सके। एक लंबे समय के बाद आज दोनों एक दूसरे के सामने थी। लच्छू ने यहाँ पहुँचने से पहले ही अपने लिए पर्सनल कैबिन बुक कर लिया था। दोनों सुकून से आमने सामने बैठ जाती हैं। तभी सौम्या कहती है, आज बहुत दिनों बाद कुछ तूफानी किया है, मुझे अच्छा लग रहा है। हर वक्त उन लोगों की निगाहों के बीच में तुम्हें बात बता नहीं सकती कि कितनी घुटन महसूस होती है। लक्ष्मणा कहती है, मुझे भी यही लगा था कि मेरा अंत वक्त आ चुका है, पूरी जिंदगी की मेहनत बेकार होने वाली है। लचोरी माने या ना माने, मैं बिल्कुल नहीं मानने वाली कि तुम इतनी आसानी से किसी के हाथ आ सकती हो।
तुम्हारे मरने की खबर के बाद भी मेरा दिल यह मानने को तैयार नहीं था कि तुम इतनी आसानी से सरेंडर कर सकती हो। अभी तो उन लोगों ने तुम्हारा असली रूप देखा ही नहीं है। यूं 2-4 बॉडीगार्ड तुम्हारा क्या ही बिगाड़ सकते हैं। इसके बाद दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ती हैं। ही। फिर खाना ऑर्डर करने के बाद लच्छू सौम्या से पूछती है, अब बताओ क्या खास खबर है। लच्छू का सवाल सुन सौम्या गंभीर हो जाती है और कहती है, पहेली अभी सुलझी नहीं है। रोहित मारवा को मैंने यह कहते हुए सुना था कि वह पावर ड्रग का व्यापार शुरू करने वाला है, लेकिन मुझे लगता है कि वह सिर्फ मुझे जाल में फंसाने की कोशिश भर थी। वह अपनी बीवी से बेहद प्यार करता है। अनिका के लिए वह किसी को जान ले भी सकता है और अपनी जान दे भी सकता है। यह सुनते ही लच्छू के चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं और वह कहती है, मुझे उन दोनों की प्रेम कहानी नहीं सुननी, काम की बात बताओ। सौम्या मुस्कुराकर कहती है, इतनी उतावली क्यों होती हो, काम की ही बात बता रही हूँ। फिर सौम्या आगे कहती है, मुझे लगता है कि रोहित भी पावर ड्रग का राज जानता है। मेरे पास इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन जो कुछ भी मैंने अपने आसपास देखा उससे मुझे यही लगता है। लक्ष्य अपनी आंखों को बड़ा बड़ा करके लगातार सौम्या की तरफ देखती है। सौम्या अपनी बात को स्पष्ट करते हुए आगे कहती है, मेरे कहने का मतलब है कि अगर अनिका की जगह रोहित को कब्जे में लिया जाए तो भी राज खुल सकता है। लक्ष्य चेतावनी देते हुए कहती है, खबरदार जो रोहित से तुमने ऐसा कुछ कहा। फिर अपनी बात को ठीक करते हुए लच्छू आगे कहती है, मेरे कहने का मतलब है कि दिशा से मत भटको, अपना फोकस अनिका पर रखो। जितना फोकस रहेंगे उतनी मंजिल तक जल्दी पहुंचेंगे। सौम्या कहती है, नाराज क्यों होती हो? मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यह कहना मुश्किल है कि अनिका की याददाश्त उसके पास है। मुझे जब ऐसा लगा कि उसकी याददाश्त गई ही नहीं है या फिर वह अपनी याददाश्त वापस हासिल कर चुकी है, तब कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हुआ जिसकी वजह से मुझे यह यकीन होता रहा कि उसकी याददाश्त अभी भी उसके पास नहीं है। अगर अनिका को कुछ याद ही नहीं है तो वह हमारी किसी काम की नहीं है, चाहे वह पावर ड्रग का राज जानती ही या नहीं जानती थी। अब एक ही बात है। फिर कुछ रुक कर आगे कहती है, हाँ यह जरूर है कि वह बेहद काबिल है अपनी पुरानी योग्यताओं को प्राप्त करने के लिए। अगर वह ठान लेगी तो बहुत ही कम वक्त में उन्हें दोबारा हासिल कर सकती है। लेकिन क्या हम इतना लंबा इंतजार कर सकते हैं? हमने रोहित पर दावा नहीं चला तो इतनी दूर आकर भी हम खाली हाथ ही रह जाएंगे।